नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। आज का विषय है योग मानसिक रोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। मानसिक रोगों में योग की भूमिका। मानसिक रोग जो हैं वो एक तरीके से केवल साइकोलॉजिकल ना होते हुए साइकोसोमेटिक अगर बोला जाए तो ज़्यादा सही होगा। और साइकोसोमेटिक रोगों की उत्पत्ति जो होती है वो शरीर से पहले मन पर समस्या आती है और मन के बाद धीरे धीरे करके मन दुखी होने की वजह से शरीर पर धीरे धीरे करके रोग चढ़ना चालू हो जाते हैं, शरीर में रोग प्रवेश करना चालू हो जाते हैं। ऐसे समय में योग से किस तरीके से इन मानसिक रोगों का निदान और मानसिक रोगों के लंबे समय तक शरीर में रहने की वजह से शारीरिक रोग जो हो जाते हैं उनका किस प्रकार निदान किया जा सकता है, यही विषय है आज का, इसी पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले ये देखें कि योग में मानसिक रोग किस तरीके से सही हों, इसके लिए योग में करना क्या क्या है। योग में हम सबसे पहला जो हम जिसका अभ्यास कर सकते हैं वो है आसन। आसन करने से शरीर और मन दोनों पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आते हैं। और एक कहावत भी है कि अगर आपको तन को सही करना है तो योग आसन करें, अगर आपको प्राण को श्वास को सही करना है तो प्राणायाम करें, और यदि आपको अपने मन को सही करना है तो ध्यान करें, और अगर आपको आत्मा को सही करना है तो दान करें। तन, मन, आत्मा, तन और मन के बीच में श्वास या प्राण, आसन, प्राणायाम, ध्यान और दान, ये 4 चीज़ें हैं जिनसे हम पूरे तरीके से अपने जितने भी मानसिक रोग हैं उनसे निजात पा सकते हैं। आसन का प्रभाव किस प्रकार मानसिक रोगों पर, मानसिक रोगों की वजह से जो शरीर पर रोग हो जाते हैं, क्योंकि आसन के लिए अगर उस कहावत के हिसाब से चला जाए तो अगर शरीर को सही रखना है तो आसन करें। लेकिन मैं ऐसा भी मानता हूँ कि आसन, महर्षि पतंजलि ने जब आसनों की व्याख्या की तो उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा, स्थिर सुखम आसनम। मतलब कि आसन तब आसन कहलाएगा जब हम एक ऐसी अवस्था जिसमें सुख का अनुभव कर पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में कुछ समय के लिए अपने आप को स्थिर बैठाकर, लिटाकर या खड़े होकर या पेट केवल लेटकर किसी भी सीरीज में, किसी भी स्थिति में अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। हमें कोई तनाव ना हो, हम सहज भाव में उस स्थिति में बने रहें। भाव सहज हो, असहज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं और पीठ में दर्द हो रहा है, लगे कब छोड़ें इसको तब आराम मिले, तो फिर वो आसन नहीं होगा। तो केवल आसन का अभ्यास है वो। तो योग का तो मैंने पहले भी बताया है कि योग तो विषय ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भी समझ लिया तो किसी भी रोग को ख़त्म कर दे, लेकिन करना हमें पूरा पड़ेगा।
बहुत सही तरीके से करना पड़ेगा। आज जिस प्रकार हम आसन कर रहे हैं या जिस प्रकार हम प्राणायाम कर रहे हैं, कराने वाले कुछ और बताते हैं, करने वाले कुछ और समझ लेते हैं, करते समय कुछ और ही करते हैं, तो ये जो है ना, इसमें फ़ायदे इस चक्कर में पूरे नहीं हो पा रहे हैं। योग से जितना फ़ायदा हो जाना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। उसका एक कारण ये भी है कि जो बताया जाता है, सुनते समय कुछ छूट जाता है और करते समय कुछ और छूट जाता है। तो उसके प्रभाव भी जिस तरीके से बताया गया, बताने में कमियां नहीं है, मैं मानता हूँ, कहीं थोड़ी बहुत कमियां उधर भी होती हैं, लेकिन करने में कमियां ज़रूर हैं। अगर करने में कमियां नहीं होती तो रोग जिस गति से बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ते। तो आसन को अगर हम स्थिर सुखम आसन के हिसाब से कर दें तो फिर ये केवल शरीर के लिए नहीं होगा, फिर ये हमारे मन के लिए भी होगा, ये हमारे श्वास के लिए भी होगा, ये हमारे शरीर के लिए भी होगा। तीनों पर काम करेगा आसन, क्योंकि आसन शरीर की स्थिरता करा रहा है। अगर हम उस स्थिर शरीर पर अपना थोड़ा सा भी मन केंद्रित कर दें तो हम आसन से आगे की अवस्था में बढ़ जाते हैं। हम केवल शरीर को स्थिर कर दें, यह आसन है, लेकिन स्थिर शरीर पर पूरा ध्यान ले आए, पूरा मन शरीर की स्थिरता पर लगा दें, शरीर में उस स्थिति, उस अवस्था में कहाँ पर किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, अगर हम इस पर थोड़ा सा भी मन को केंद्रित कर दें तो ये हमारे लिए अपने आप में, आसन अपने आप में ध्यान का काम करे। तो आसन उस हिसाब से करना चाहिए। आसन के अभ्यास के लिए बोला जाता है कि आप अभ्यास करने की प्रक्रिया में आप आगे पीछे बार बार आगे जाना पीछे जाना कर सकते हैं, लेकिन आसन का जब आप अभ्यास कर चुके, आसन जब आप पूरा समझ के सीख चुके, उसके बाद आसन में जाने के बाद शरीर की स्थिरता में कमी आना आसन नहीं रह जाएगा फिर वो। तो ये विशेष ध्यान रखा जाए। और प्रयास के लिए, अभ्यास के लिए बहुत अच्छा स्लोगन महर्षि पतंजलि जी ने लिखा। क्या लिखा है? लिखा है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम। मतलब शिथिलता का अभ्यास करना है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एक ही स्थिति में बैठे रहकर शरीर को शिथिल छोड़कर लंबे समय तक उस अवस्था और उस स्थिति में बने रहने की कोशिश करनी है, बने रहने का प्रयास करना है। तब जाके धीरे 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 करके आसन का अभ्यास आप कर पाएंगे और आसन के लिए अभ्यस्त हो पाएंगे। जैसे ही आसन की परिभाषा और आसन का अभ्यास की बात आती है तो बात यह भी आती है कि आसन का प्रभाव क्या है, आसन किस तरीके से काम करेगा। और यही आप ये समझ लीजिए कि आपके सारे के सारे रोगों का अंत सिर्फ आसन से हो सकता है। प्रभाव में महर्षि पतंजलि ने सीधे सीधे लिखा है, उन्होंने लिखा है ततो द्वंद्वा न विघातम। मतलब आसन करना शुरू कर देने मात्र से जो द्वंद्व है आपके अंदर के, वो खत्म होना चालू हो जाते हैं। और मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या तो द्वंद्व ही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हम अंदर अंदर क्या करें क्या नहीं करें के चक्रव्यूह में जो फंसे हुए हैं, उसकी वजह से ही तो साइकोलॉजिकल और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का ओरिजिन है। वजह तो यही है, जड़ यही है कि हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं और उस उलझन का निदान ततो द्वंद्वा न विघातम। आप स्थिर सुखम आसनम का अभ्यास करें। अभ्यास करने के लिए प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम के हिसाब से अभ्यास करें तो आपको मिलेगा क्या? ततो द्वंद्वा न विघातम। यहाँ से आपको आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होना चालू हो जाएंगे, आपके अंतर द्वंद्व जो हैं वो ख़त्म होना चालू हो जाएंगे। और जैसे ही अंतर द्वंद्व ख़त्म होंगे, आप समझ लीजिए कि आपकी मानसिक समस्याओं का आधे से ज़्यादा निदान यहीं हो गया।
जहाँ आपका मन बिल्कुल क्लियर लीनियर होना चालू हो जाएगा, द्वंद्व है ही नहीं मन में, करना है तो करना है, नहीं करना है खत्म, नहीं करना है, बात क्लियर है बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था कब आएगी? जब हम आसन को आसन के हिसाब से करेंगे। हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ताड़ासन किया, सांस भरो, हाथ उठाओ, अब सांस छोड़ो, हाथ नीचे ले आओ। अब अर्धचक्रासन करेंगे, सांस भरो, हाथ उठाओ, सांस को छोड़ो, पीछे की तरफ हाथों को ले जाके कमर से थोड़ा सा पीछे मुड़ो। अब सांस को भरो, हाथ थोड़े से नॉर्मल की तरफ ताड़ासन में आ जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। ये जो प्रक्रिया है ये तो व्यायाम हो गया, और व्यायाम और आसन में तो बहुत अंतर है। आसन का मतलब तब तक आसन नहीं होगा जब तक हम स्थिर होकर एक अवस्था में सुख का अभ्यास करना चालू नहीं कर दें, सुखी होना चालू नहीं हो जाए, तब तक हम सहज स्वभाव से उस अवस्था में रुकना चालू हो जाए, तब वो आसन आसन का काम करेगा। और उस समय उसमें रुकना है। अगर हम एक नल को खोलें, बाल्टी नीचे रखें और नल को बंद कर दें, फिर खोलें, फिर बंद कर दें, फिर खोलें, फिर बंद कर दें, बाल्टी भरने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। हमें खोलकर छोड़ देना चाहिए। हम अगर किसी आसन से किसी एक इफेक्ट को पाना चाह रहे हैं तो हमें उस आसन में जाकर रुक जाना चाहिए। आसन के इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। इफेक्ट बेस्ड ऑन ग्लैंड्स, इफेक्ट बेस्ड ऑन मस्कुलर सिस्टम, इफेक्ट बेस्ड ऑन सिस्टमिक इफेक्ट्स, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो आपका पल्मोनरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है, इसके हिसाब से भी इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट्स बेस्ड ऑन नर्वस सिस्टम। तो बहुत सारे तरीके से इफेक्ट आएंगे, लेकिन आएंगे कब? जब हम आसन को आसन के हिसाब से करेंगे। तो ये आसन की बात हुई। हम द्वंद्व में इतना फंस गए हैं कि हम लगे हुए हैं मोह के चक्कर में, इधर भागो उधर भागो, ये भी करना है वो भी करना है, हम सांस ही नहीं ले पा रहे, चैन की सांस ही नहीं मिलती। और कहने में भी लोग कहते हैं चैन की सांस लेंगे, पहले ये सब निपटा दें उसके बाद फिर चैन की सांस लेंगे, चैन से रहेंगे आराम से। लेकिन इतना होते होते बीच में ही काले भैंसे पर बैठ करके महाराज आ जाते हैं, यमराज आ जाते हैं और कहते हैं बस हो गया, अब चैन की सांस ऊपर चल के लेना। तो हमें समय, हर चीज के लिए समय रहते निकालना पड़ेगा। अगर समय निकल जाने के बाद समय निकाला तो फिर क्या मतलब है? अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली स्थिति हो जानी है। तो प्राणायाम के लिए भी हमें पहले से ही समय निकालना है। सांस के लिए चैन की सांस, यही तो प्राणायाम है। प्राणायाम भी हम किस तरीके से कर रहे हैं और प्राणायाम किस तरीके से करने से फायदा होता। प्राणायाम में चैन की सांस, दीर्घ श्वसन, सहज श्वसन, हमें खींचना और सांस को जोर से छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्राणायाम में सीधे सीधे ये लिखा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विक्षेदः प्राणायामः। श्वास और प्रश्वास की क्रिया विक्षेद करके जब हम करते हैं और श्वास पर पूरा मन केंद्रित करके जब इस क्रिया को करते हैं तब उसको प्राणायाम बोला जाता है। नहीं, श्वास भरना छोड़ना तो जिंदगी भर होता है। हम जब जन्मते हैं पहली सांस भरते हैं तभी तो हमको जीवित बोला जाता है कि जन्म गए। और जब सांस छोड़ना छोड़ देते हैं, सांस भरना बंद हो जाती है हमारी, तो कह देते हैं कि चले गए। तो जन्म गए और चले गए के बीच में हम सांस भरना छोड़ने तो कर रहे हैं। उस सांस भरने छोड़ने की क्रिया को अगर हम मन पूरा श्वास भरने और छोड़ने पर लगाकर और सहज श्वसन में श्वास को भरना और बहुत सहज स्वभाव से श्वास को बाहर छोड़ना, ये प्राणायाम होगा। और इस प्राणायाम के लिए बोला जाता है प्राणायाम इति पिता। यही तो है, पिता के समान है प्राणायाम। और पिता क्या है? पिता कौन होता है?
प्राणो रक्षति इति पिता, जो प्राण की रक्षा करे वो पिता है। प्राणायाम को पिता की संज्ञा मिली है, तो प्राणायाम को पिता की संज्ञा मिली है, ऐसे ही नहीं मिल गई है। प्राणायाम पिता के जैसे काम करता है, बहुत अच्छा फायदा देता है, लेकिन हमको प्राणायाम को प्राणायाम के तरीके से करना होगा, समय निकाल कर करना होगा। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है कि सांस इधर से भरी, इधर से छोड़ दी, फिर इधर से भरी और इधर से छोड़ दी, 4 बार कर लिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। 10 बार सांस भरना छोड़ना कर दिया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। एक बार ऐसे भ्रामरी प्राणायाम हो गया, नहीं है। सहज स्वभाव से सही तरीके से जब तक आप प्राणायाम नहीं करेंगे तब तक प्राणायाम का आराम नहीं होगा। और प्राणायाम में, प्राणायाम के लिए प्राणायाम का पूरा टॉपिक है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। प्राणायाम करने की सही विधि, प्राणायाम करने के लिए तैयारियां, सब कुछ बताया हुआ है, बहुत प्रॉपर तरीके से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन प्राणायाम चैन की सांस है, ये मैं आपको यहाँ बताऊं कि जब प्राणायाम करने के लिए बोला जाता है तो बोला जाता है श्वास को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तक भरना है और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तक छोड़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर नहीं हैं तो इतना हम तो गूगल कर सकते हैं। जब हम सामान्य स्वभाव में श्वास भरते और छोड़ते हैं तो लगभग 497 ml सांस को हम छोड़ते हैं और लगभग 500 ml सांस हम भरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 500 ml सांस भर रहे हैं और हर बार हम 500 ml सांस छोड़ रहे हैं। तो 500 ml सांस हमने भरी ऑक्सीजन के साथ और 500 ml सांस हमने छोड़ दी। हम ऐसा मान लेते हैं कि भरते समय ऑक्सीजन जा रहा है और छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है नहीं। भरी और तुरंत छोड़ दी, अब तुरंत भर के तुरंत छोड़ दी तो एक्सचेंज का कहाँ टाइम मिला? एक्सचेंज का टाइम नहीं मिला। और एक्सचेंज का टाइम नहीं मिला तो जल्दी जल्दी में जो ऑक्सीजन गई थी, जितनी खून की नलियों में पहुंच पाई वायु कोषों से होते हुए वो पहुंची, और खून की नलियों से जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके वायु कोष में आ पाए वो आया और श्वास के माध्यम से बाहर आ गया, पूरा नहीं है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो लंबी और गहरी श्वास भरते हैं और धीमी गति से ज़्यादा देर तक श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। जिनको हार्ट की या फिर जिनको श्वास से संबंधित कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, उनको श्वास अगर वो रोक सकते हैं तो जितनी देर श्वास भरी जाए, नियम में तो यह है कि 4 गुनी रोकनी है अंदर और 2 गुनी छोड़नी है। अभी हम पूरे नियम को ना मानते हुए अगर हम आधा नियम भी मान लेते हैं कि जितनी देर में भर रहे हैं उससे डबल में छोड़ दें और लगभग जितनी देर में भर रहे हैं उससे थोड़ी ज़्यादा देर में छोड़ दें। जितनी देर में सांस भरी, 5 सेकंड सांस भरी, लगभग हम 7, 8, 9, 10 सेकंड तक सांस को अंदर रोक लें और धीरे धीरे करके लगभग 6-7 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ दें। अगर हम ये करेंगे और धीमी गति से श्वास को पूरा भरने की कोशिश करें और धीमी गति से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ने की कोशिश करें, ये आपका जो होगा ये प्राणायाम होगा। और इस प्राणायाम में आप लगभग 7 से 8 गुना सांस ज़्यादा भरते हैं और 7 से 8 गुना सांस ज़्यादा छोड़ते हैं और धीमी गति से श्वास को भरते हैं और धीमी गति से जब श्वास को छोड़ते हैं तो आप, एक कहावत है कि आयु समय में नहीं अपितु श्वासों में निहित है। अब अगर आयु समय में नहीं श्वासों में है और हमने श्वास जल्दी जल्दी भर भर के कुत्ते की तरह डॉग ब्रीदिंग पैटर्न जो है ना, 1 मिनट में हम 300 बार सांस भरना छोड़ना कर दें और एक बार हम 1 मिनट में 15 बार श्वास को भरें छोड़ें, अंतर है। हम जब दौड़ के आते हैं तो सांस किस तरीके से चलती है, वहाँ हम गलती कर देते हैं, हम मुंह से सांस भरना छोड़ना कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं। मुख धौती एक प्रोसेस होता है। जब बहुत एक्सर्शन हो रहा है, आपको बहुत तेज गति से आपने कोई व्यायाम कर लिया है, मुख धौती कराई जाती है। थोड़ा आप आगे झुकते हैं, सीनों को पूरा खोलते हैं, हाथ दोनों घुटनों पर रख लेते हैं और फिर मुंह को खोलकर सांस नाक से भरते हैं, मुंह से छोड़ देते हैं। मुख धौती का प्रोसेस है। ऐसे ही जनरल आप दौड़ के आए, मुंह से सांस भरना छोड़ना दोनों कर रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। आप उस समय मुंह को बंद करके रख लीजिए।
आप देखेंगे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा उसका। तो ये कर सकते हैं। तो श्वास अगर हम धीमी गति से छोड़ना करेंगे तो 1 मिनट में जो हम लगभग हमारा ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो हमारा लगभग ब्रीदिंग रेट तो जब हम लोग पढ़ते थे उस समय 16 से 18 पढ़ते थे। अब जो पेशेंट आते हैं लगभग कोई भी ओबेसिटी का आ जाए, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, हाइपोथायरॉयड, बीपी, ऐसे पेशेंट्स की ब्रीदिंग रेट क्या हो गई है? ब्रीदिंग रेट हो गई है 22 से 24, धीरे धीरे करके 30 हो जानी है, फिर जितनी पल्स रेट है उतनी ही ब्रीदिंग रेट हो जानी है। उससे क्या होगा? उससे आयु कम होती जा रही है। पहले लोग शतायु हों ऐसा आशीर्वाद देते थे, अब क्या बोले हैं? अब बोलना चाहिए 60 हों। धीरे धीरे करके और भी मुश्किल हो जाना है। तो ये स्थिति अगर हमको सुधारनी है तो प्राणायाम अवश्य करना होगा, और प्राणायाम को प्राणायाम के तरीके से करना होगा। फिर से वही बात कि आसन को आसन के तरीके से, प्राणायाम को प्राणायाम के तरीके से अगर हमने कर लिया तो हम ये समझ लें कि निश्चित तौर पर हमको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और यही बात हमें समझनी है। अगर हमने ये समझ ली तो हम योग पूरे तरीके से करके पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। अभी हम योग का पूरा फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। और मानसिक रोगों के लिए आसन प्राणायाम। इसके बाद जो बात आती है कि मैंने और एक वीडियो बनाया है मानसिक रोगों का उपचार योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से, आहार चिकित्सा से, उसमें भी मैंने बोला है, मैं यहाँ दोबारा बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिकेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। स्पेशली अगर हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो मेडिटेशन जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है अगर हम बहुत प्रॉपर तरीके से उसको कर दें। लेकिन हम मेडिटेशन में फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हम मेडिटेशन में जो करा रहे हैं मेडिटेशन, वो बैठ जाओ, अब पूरा ध्यान अपने भ्रू मध्य पर लगाओ। अब पूरे ध्यान को ही अगर लगा लेते तो ध्यान करना है, ध्यान लगाकर थोड़ा गड़बड़ है। हल्का सा ये हमें समझना होगा कि हम सिर्फ अपने शरीर को स्थिर कर लें, हम अपने शरीर पर श्वास की स्थिरता को ले आएं। शरीर और जब श्वास दोनों, शरीर स्थिर और श्वास नियंत्रित हो जाए, उसके बाद जब हम मन की तरफ बढ़ें तो बाहरी विषयों से अपने मन को हटाकर अपने शरीर के आंतरिक विषयों पर लगा दें। वही बहुत है हमारे लिए। और उसी को आज ध्यान के नाम से कर रहे हैं लोग, जिसको सामान्य तौर पर प्रत्याहार बोला जाना चाहिए। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अपनी इंद्रियों को आंतरिक विषयों पर लगाना। यहाँ से हम आंखें बंद करके योग करना चालू करते हैं। वैसे तो आसन में भी अगर हम आंखें बंद करके अपने पूरे मन को अपने शरीर पर केंद्रित करते हैं तो आपका योग वहीं से चालू हो गया। आपका योग का मतलब वो आसन नहीं है, वो योग आसन है, तब वो वहीं से चालू हो गया। प्राणायाम करने में भी अगर हम बीच बीच में आंखें खोल रहे हैं, बीच बीच में हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, तो जब हम आसन के बाद प्राणायाम का स्टेप रखते हैं और आसन में ही बोला गया है स्थिरता, और हम प्राणायाम करते समय अस्थिर रहेंगे तो प्राणायाम के इफेक्ट नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रत्याहार के लिए एक बहुत अच्छी जो युक्ति है वो ये है कि आप अपने बाहरी विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाकर आंतरिक विषयों पर लगाएं, और आंतरिक विषयों पर जैसे ही इंद्रियों को लगाएंगे धीरे धीरे करके आप अपने पूरे मन को अपने अंदर के विषयों पर केंद्रित करना चालू कर दें, और एक एक करके शरीर के सारे अंदर के जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उन पर आप अपने मन को लगाएं, और वहाँ जो भी विकार हैं, मनोविकार जो हैं या अंग विकार जो हैं, उनको वहाँ से श्वास को छोड़ते समय ऐसा महसूस करें कि वो श्वास के माध्यम से शरीर के विकार आपके शरीर से बाहर आते जा रहे हैं। आपको महसूस करना है। आप जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं, ये तो कहावत है, यही तो है। हम जैसा सोचेंगे वैसे हो जाएंगे। तो हम सोचें
कि अब श्वास छोड़ते समय हमारे मन के विकार, हमारे अंगों के विकार, हमारे शरीर के विकार सब निकल रहे हैं। और धीरे धीरे करके ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, जिसमें हम अपने शरीर में स्थिरता लाकर, श्वास में सामंजस्य लाकर अपना पूरा मन अपने शरीर पर और श्वास पर और शरीर के अंगों पर केंद्रित कर देते हैं, इसको प्रत्याहार की क्रिया बोला जाता है। और प्रत्याहार के बाद आती है धारणा, देश बंधु चित्तस्य धारणा। और धारणा के बाद जो होगा वो ध्यान है। ध्यान होता है, ध्यान घटता है। ध्यान को करवाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, हम करवाने की प्रोसेस कर सकते हैं। प्रत्याहार को और धारणा तक हम करा सकते हैं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को धारण कर लिया, धारण करके हम उसकी धारणा कर रहे हैं, इतना तक हम कर सकते हैं। तो ये अभ्यास हम करें, हम निश्चित तौर पर कैसे भी अगर इनका अभ्यास और अभ्यास करने से होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, ररसी आवत जात ही सिर पर होते निशान, कहा गया है। अभ्यास करने से तो दशरथ मांझी ने इतना बड़ा पहाड़ अकेले तोड़ दिया था, अभ्यास से ही तो तोड़ा था। तो हमें भी अभ्यास करना है, योगाभ्यास करना है। योगाभ्यास में आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का अभ्यास। हम अगर इनका अभ्यास प्रॉपर तरीके से कर पाए तो हम ये निश्चित मान लें कि हम हर प्रकार के अपने मनोरोग से पूरे तरीके से दूर हो सकते हैं। मनोरोगों से संबंधित और जानकारी पाने के लिए मनोरोगों की चिकित्सा योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आहार चिकित्सा के माध्यम से भाग 1 और भाग 2 वीडियोस पहले से हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसमें हम बात कर चुके हैं कि मनोरोगों की चिकित्सा करने के लिए सब कुछ हमको ही नहीं करना है। थोड़ा बहुत मनोचिकित्सक जो हैं, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आजकल, उनका मार्गदर्शन अगर लेने की ज़रूरत पड़े, उनकी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें लेना चाहिए ज़रूर। अगर कहीं ज़रूरत पड़ रही है कि दवाई लेने की आवश्यकता है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंग्जाइटी के ड्रग्स की आवश्यकता है, तो करना चाहिए। उसके लिए भी जाएं, समय रहते वहाँ तक पहुँचें और उससे मरीज को थोड़ा बहुत सांत्वना मिले, उसके बाद हम अपनी चीज़ें कराना चालू कर दें। क्योंकि हम अगर ऐसा सोचें कि सिजोफ्रेनिया के मरीज को प्रत्याहार का अभ्यास करा लें, कहाँ से करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। यहाँ हम गलती कर देते हैं। लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि एलोपैथी की चिकित्सा नहीं, केवल प्राकृतिक चिकित्सा लो, आयुर्वेद की चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा में अंतर है। अंतर चिकित्सा पद्धति है भाई। हम मरीज का जिससे भला कर पाएँ, हम जिस चीज़ की जानकारी रखते हैं, हम अपनी जानकारी, और अगर चाहें तो हम किसी और की जानकारी साझा कर लें। यह हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि जब किसी को कोई समस्या होती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर देख रहा है कोई, और किसी को न्यूरो की कोई समस्या आ रही है, तो ऐसा नहीं कहते कि न्यूरो वाले को नहीं बुलाना है। बुलाते हैं, न्यूरो वाले को बुला लेते हैं, गैस्ट्रो वाले को भी बुला लेते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है उसको भी बुलाते हैं। सलाह सबकी ली जाती है और सब मिलजुल कर इलाज करते हैं। और जहाँ सब मिलजुल कर इलाज करते हैं वहाँ मरीज का ठीक होना और अच्छा हो जाता है, और अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है। तो ये ध्यान रखें, किसी भी तरह के ऐसे शब्दों का प्रयोग चिकित्सा विज्ञान में, विशेष तौर पर शब्द संभालें, बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द ही तो हैं सब कुछ। बहुत सारे लोग तो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि साहब उन डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, फला डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, और आधे रोग तो उनसे बात करके ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए वो बात, मतलब शब्द, उनके शब्द ही तो हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें, और जो चीज़ें हैं जिनका अभी जिस विषय में जानकारी दी, उनको पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।